नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास टेकरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगलकालीन चित्रकला और ये देखेंगे कि किस तरह से मुगलों ने चित्रकला में योगदान दिया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर मुगल चित्रकला की अगर हम बात करें तो कला साहित्य की वास्तविक शुरुआत अकबर के काल में होती है। हम ये देख चुके हैं ज़्यादातर चीज़ें, चाहे वह साम्राज्य विस्तार हो या फिर कलात्मक या सांस्कृतिक विकास हो, उन सभी चीज़ों की शुरुआत अकबर के समय पर हो रही है। लेकिन जो चित्रकला है यह हमें अकबर से पहले भी नज़र आती है। बाबर के समय दो प्रमुख चित्रकारों का उल्लेख हमें मिलता है, बेहज़ाद और शाह मुज़फ़्फ़र। ये दोनों फारस के थे और शाह मुज़फ़्फ़र को पूर्व का राफेल कहा जाता है। अब ये ध्यान रखना कि आपको ये पता रहना चाहिए कि अकबर के दरबार में कौन से चित्रकार थे, हुमायूं और बाबर के दरबार में कौन से चित्रकार थे, क्योंकि अक्सर चित्रकला पर प्रश्न आता ही आता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हुमायूं के समय में उसके फारस यानी कि ईरान में निर्वासित काल के दौरान ईरान के दो चित्रकारों की उसे सेवा प्राप्त हुई। कौन? मीर सैयद अली तबरीजी और ख्वाजा अब्दुल समद। कौन? मीर सैयद अली तबरीजी और ख्वाजा अब्दुल समद। हुमायूं द्वारा तारिक ए खानदान ए तैमूरिया नामक ग्रंथ का चित्र मीर सैयद अली के निर्देशन में करवाया गया। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर अल असरार की उपाधि दी। कौन सी? नादिर अल असरार की उपाधि हुमायूं ने मीर सैयद अली को दी। तो ये दो प्रमुख चित्रकार हुमायूं को मिलते हैं जब वह फारस के शासक के यहाँ पर रहता है। अब अकबर की चित्रकला की बात करें तो अकबर के प्रमुख चित्रकारों को यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मीर सैयद अली तबरेज़ी और ख्वाजा अब्दुल समद, ये दोनों कौन हैं? तो ये दोनों हुमायूं के समय पर सेवा इनकी मिली थी ईरान में, और फिर बाद में अकबर इन्हें अपने यहाँ आमंत्रित करता है और ये अकबर के काल में भी हमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा फारूक कलामक, दसवंत, बसावन, माधव, मुकुंद, महेश, राम, जगन, ये कुछ प्रमुख चित्रकार थे। तो इनके नाम अच्छे से आपको याद रहने चाहिए। मीर सैयद अली तबरेज़ी और ख्वाजा अब्दुल समद ये आपको हुमायूं के काल में भी मिल रहे हैं और अकबर के प्रमुख चित्रकारों में भी ये शामिल हो रहे हैं। फिर फारूक कलामक, दसवंत, बसावंत, माधव, मुकुंद, महेश, राम, जगन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन शुरुआती चित्रकार ही उनके जो हैं मुस्लिम हैं, बाकी सब हिंदू धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कला में भारतीय शैली का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव अकबर के काल में हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों देखो, अबुल फजल जो अकबर के दरबारी रहे हैं वो कहते हैं कि 17 चित्रकार अकबर के दरबार में थे और इन 17 में से ज़्यादातर क्या थे? ज़्यादातर थे हिंदू। अब इसके बाद में देखिए कि चित्रकारी में अकबर का गुरु था अब्दुल समद। कौन था? अब्दुल समद, जो हुमायूं को ईरान में मिलता है। सीरी ए कलमा उपाधि अकबर द्वारा इसे दी जाती है। क्या दी जाती है? सीरी ए कलमा। अकबर के समय की कुछ प्रमुख चित्रकारी की बात करें तो पांडुलिपि चित्र घटनाओं को चित्र के माध्यम से दर्शाता, छवि चित्रण, ठीक है, दरबार एवं युद्ध के दृश्य। अकबर के समय चौड़े ब्रश के स्थान पर गोल ब्रश का उपयोग किया जाता था। अब दोस्तों इस समय पर चित्रकारी कैसी होती थी? तो आज हम देखते हैं चित्रकारी कि भाई एक पोर्ट्रेट लेकर कोई भी बैठ गया, कोई भी आदमी, और उसने चित्र बना दिया। इस समय पर चित्रकारी एक सामूहिक काम था, ग्रुप काम था। कोई पशु पक्षी के चित्र बनाना है तो उसके हाथ में है, इंसान का चित्र बनाना है तो उसके लिए एक चित्रकार विशेषज्ञ है, किसी जल या फिर किसी अजीब से चित्र बनाना है, दीवारों का या महल का चित्र बनाना है तो उसके लिए एक अलग चित्रकार है। तो एक चित्रकार एक क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता था और सभी मिलकर एक चित्र को पूरा कंप्लीट करते थे। तो यहाँ पर अकबर के समय हम देख रहे हैं कि चौड़े ब्रश के स्थान पर गोल ब्रश का उपयोग किया गया। इससे चित्रकारी में काफ़ी बेहतरीन बदलाव आए। गहरे लाल एवं गहरे नीले रंग का प्रयोग अधिक मात्रा में हमें अकबर के काल में मिलता है। इस समय चित्रकारी सामूहिक कार्य था। बहुत सारे लोग मिलकर एक चित्र बनाते थे, अलग अलग दृश्यों को अलग अलग विशेषज्ञ बनाते थे। फारसी चित्रकला के प्रभाव से इस काल में चित्रों में चित्रकार हस्ताक्षर करते थे। इससे पहले हम देखते हैं कि चित्रों में
चित्रकार हस्ताक्षर नहीं करते थे। तो ये अपनी पेंटिंग में अपनी सिग्नेचर छोड़ने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? फारसी चित्रकला से। कहाँ से? फारसी चित्रकला से। अब यहाँ पर देखिए कि मुगल चित्रकला शैली पर राजपूत कला का भी प्रभाव था और यूरोपीय प्रभाव भी मुगल चित्रकला पर था। यूरोपीय प्रभाव से मुगल चित्रकारों ने चित्रों में त्रिविमीय प्रभाव प्रदर्शित किया। त्रिविमीय प्रभाव यहाँ पर क्या होता है कि आगे की वस्तुओं को बड़ा और पीछे की वस्तुओं को थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भाई आगे कौन खड़ा है और पीछे कौन खड़ा है। तो ऐसा युद्धों के चित्रों में भी अगर आपने देखा होगा तो ऐसा अक्सर होता है कि जो आगे के लोग हैं उनको थोड़ा स्पष्ट और बड़ा दिखाया जाता है, जबकि पीछे के जो लोग रहते हैं वह थोड़े छोटे और धुंधले दिखाई दिए जाते हैं। ये क्या है? तो ये त्रिविमीय पद्धति या त्रिविमीय प्रभाव इसको कहते हैं। अब यहाँ पर अकबर चित्रकला के विषय में कहता है कि जो व्यक्ति चित्रकला से घृणा करता है वो मेरी कृपा का पात्र नहीं। अकबर कह रहा है कि भाई जिसको पेंटिंग्स पसंद नहीं है, जिसको चित्रकारी पसंद नहीं है, मैं उसको पसंद करता ही नहीं हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह की बात यहाँ पर अकबर कर रहा है। अकबर चित्रकला के विषय में और कहता है कि चित्रकला ईश्वर को समझने का एक सुलभ माध्यम है। तो यहाँ पर अकबर के समय पर एक पुख्ता चित्रकला शैली का यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये शुरुआत है और जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्णकाल हमें देखने को मिलने वाला है। अब शरीयत में चित्रकला का विरोध क्यों किया गया है? इतिहासकारों के अनुसार कहते हैं कि चित्रकार नकल करता है या नई चित्रकारी करने का कार्य करता है, जबकि किसी भी चीज को बनाने का अधिकार अल्लाह को है। इसलिए शरीयत में चित्रकारी पर बैन है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि औरंगजेब के काल में आते आते चित्रकला का पूरी तरह से पतन होने लगता है और औरंगजेब तो चित्रकला को पूरी तरह ही बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि किसी जीवित व्यक्ति या किसी नई चीज को बनाने का अधिकार किसी इंसान के पास नहीं है, सिर्फ ऐसा खुदा ही कर सकते हैं। अब देखिए अकबर के समय पर बसावन प्रमुख चित्रकार थे। कौन? बसावन। इसने एक ब्रशकाय इसने एक क्रस्काय यानी कि दुबले पतले घोड़े के साथ जंगल में घूमते मजनू का चित्र बनाया था। मतलब एक युवक घूम रहा है और उसकी संज्ञा दी जाती है कि वह मजनू है। कौन? लैला का मजनू। लैला मजनू जो अमीर खुसरो है उसकी एक प्रसिद्ध रचना है जो कि एक प्रेम कहानी है। दोस्तों अकबर के समय पर पांडुलिपि चित्रण बड़े काल में हुआ, जिसमें महाभारत, रामायण, बाबरनामा, अकबरनामा, अनबर सुहेली, कालीला दमना जैसे ग्रंथों का चित्रण हुआ। पांडुलिपि चित्रण, ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण महाभारत, जिसका रज्मनामा नाम से चित्रण हुआ और इसका फारसी अनुवाद भी रज्मनामा नाम से होता था। अब क्या होता था कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो क्या करता था कि जितने भी प्रसिद्ध ग्रंथ थे, जितने भी बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, उनके चित्र वह उकेरवा लेता था दीवारों पर और फिर उन चित्रों को देखकर, घटनाओं को देखकर वह समझ जाता था। जैसे आज भी हम देखते हैं कि भगवत गीता का जो एक चित्र आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर भगवान अर्जुन रथ में हाथ जोड़े हुए बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप उन्हें दिखा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भगवत गीता में जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं और समझाने के बाद उनको आत्मविश्वास मिले इसलिए अपना विराट रूप उन्हें दिखा रहे हैं और फिर इसके बाद में अर्जुन युद्ध लड़ते हैं। अब सोचो जितनी मैंने लाइनें आपसे कही अभी, इतनी लाइनें तो वहाँ पर लिखी नहीं थी चित्र में। अब चित्र देखकर ही हम यहाँ पर समझ गए। मोनालिसा का चित्र जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया, उसको देखकर ही हम समझ जाते हैं कि भाई ये चित्र किसने बनाया, कैसा है, क्या है। तो सिर्फ देखने से ही हमारा दिमाग प्रतिक्रिया करने लगता है। तो यहाँ पर अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने इस तरह के पांडुलिपि चित्रों या फिर जो किसी भी ग्रंथ है उसको एक कहानी की तरह या एक चित्र की तरह उकेरना यहाँ पर शुरू होता है और इससे न केवल अकबर को मदद मिलती है बल्कि एक नई परंपरा की यहाँ पर शुरुआत होती है। अब देखिए अकबर के समय दास्तान ए अमीर हमज़नामा का पांडुलिपि चित्रण मीर सैयद अली के पर्यवेक्षण में
अब्दुल समद के निर्देशन में अकबर के काल में हुआ। अब अबुल फजल और बदायूनी के अनुसार ऐसा जानकारी हमें मिलती है, जबकि कुछ समकालीन लेखक मुल्ला दाऊद कज़वीनी ने अपने ग्रंथ नफाइस उल मासीरी में हमजा नामा का चित्रण मीर सैयद अली के निर्देशन में हुमायूं के काल में हुआ है। तो जो दाऊद हैं वो तो कहते हैं कि भाई हुमायूं के काल में हुआ, और अबुल फजल और बदायूनी जैसे इतिहासकार कहते हैं, लेखक कहते हैं कि भाई अकबर के काल में हुआ। तो यहाँ पर बहुमत के हिसाब से अगर हम देखें तो अकबर के काल में इनकी जो चित्रण है वह अकबर के काल में माना जा सकता है। अब हमजा नामा मुख्य रूप से पैगंबर मोहम्मद के चाचा अबू हमजा के जीवन से संबंधित है। किससे? अबू हमजा। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अबू हमजा है इनसे संबंधित है, और इसके बाद में हम देखते हैं जहांगीर के काल की चित्रकला। जहांगीर कालीन चित्रकला को मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, और इस समय पर चित्रकला अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि तुजुक जहांगीर अब अपनी आत्मकथा, जो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक जहांगीरी, उसमें वह लिखता है कि यदि एक चित्र को विभिन्न चित्रकार मिलकर बनाते हैं तो मैं ये बता सकता हूँ कि चित्र का कौन सा हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया था। इससे ये पता लगता है कि भाई साहब जहांगीर स्वयं एक चित्रकार था, उसकी रुचि थी और इस क्षेत्र में वह काफ़ी जानकारी रखता था। अब यहाँ पर देखिए कि जहांगीर के कुछ प्रमुख चित्रकार यहाँ पर देखिए। आका रिजा, ठीक है, आगा रिजा या आका रिजा, फारूक बेग, अबुल हसन, मंसूर, दौलत, विशन दास, मनोहर, गोवर्धन। तो यहाँ पर इनके पास भी काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदू जो गैर मुस्लिम चित्रकार है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे ये पता लगता है कि इनकी चित्रकला या फिर इनके प्रशासन या इनकी कला में भारतीयकरण कितना प्रभावी हो गया था। साथ ही साथ इन्होंने अपनी कठोर नीतियों का त्याग कर योग्यता के आधार पर लोगों को मौका दिया था। तो यहाँ पर अबुल हसन जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार था, और जहांगीर इसको उपाधि देता है अबुल हसन को नादिर उल जमा का। और ये चीज़ मुख्य तौर पर ध्यान रखना कि किस चित्रकार की कौन सी विशेषता थी। जैसे अबुल हसन की क्या विशेषता थी? अबुल हसन की विशेषता थी छवि चित्रण। वह प्राकृतिक दृश्यों का बहुत अच्छे से चित्रण कर सकता था और इसमें वह बहुत ही उस्ताद आदमी था। तो ये इनकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है। प्रमुख चित्र इनकी बात करें तो तुजुक-ए-जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर सिंहासन पर बैठे जहांगीर का चित्र अबुल हसन ने बनाया। सेंट पॉल का चित्र इन्होंने बनाया, और मंसूर दूसरा प्रमुख चित्रकार था। पहला हमने कौन सा देखा? पहला हमने देखा अबुल हसन, और फिर दूसरा मंसूर एक प्रमुख चित्रकार था जहांगीर के काल में। जहांगीर इसको नादिर उल उसर की उपाधि देता है, और ये पशु पक्षियों के चित्रण में विशेषज्ञ था। अब यहाँ पर देखो अबुल हसन तो छवि चित्रण में विशेषज्ञ है, और मंसूर किस में विशेषज्ञ है? पशु पक्षियों के चित्रण में। और यकीन करो इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक तरफ चित्रकार के नाम दिए रहते हैं और दूसरी तरफ उनकी विशेषज्ञता दी रहती है कि भाई ये छवि चित्रण में विशेषज्ञ है, ये पशु पक्षियों के चित्र बनाने में विशेषज्ञ हैं। एक तरह से तो प्रश्न ये बनता है, और दूसरी तरह से प्रश्न बन जाता है कि भाई किस चित्रकार को अकबर ने या हुमायूं ने या शाहजहां जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी। और तीसरे तरह का प्रश्न बनता है जो बहुत ही सिंपल रहता है लेकिन कई बार हार्ड हो जाता है कि भाई बताओ इनमें से कौन सा चित्रकार अकबर के काल में नहीं था, कौन सा चित्रकार हुमायूं के काल में था। तो इस तरह से इनके चित्रकारों पर प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रमुख चित्र की बात करें तो साइबेरियन सारस का चित्र और बंगाल का एक अनोखा पुष्प का चित्र कौन बनाता है? मंसूर। तो यहाँ पर मंसूर पशु पक्षियों के चित्र बनाने में उस्ताद आदमी था, और अबुल हसन जो था वह छवि चित्रण और प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाने में माहिर था। अब यहाँ पर देखिए कि जहांगीर के काल में पांडुलिपि चित्रण सीमित हो गया। इस काल में एकमात्र ग्रंथ तुजुक-ए-जहांगीरी का चित्रण हुआ था। किसका? एकमात्र ग्रंथ तुजुक-ए-जहांगीरी का चित्रण हुआ था। जहांगीर के समय के कुछ प्रमुख चित्रण की अगर हम बात करें तो छवि चित्रण, युद्ध एवं दरबारी दृश्यों का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण यहाँ पर बढ़ता है,
और यूरोपीय प्रभाव में हमें वृद्धि देखने को मिलती है और चित्रकला के प्रभाव से जहांगीर के काल में कुछ चित्र बढ़ते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यूरोपीय कला का प्रभाव भी अलग अलग जो नाविक आ रहे हैं, टॉमस रो आ रहे हैं, कैप्टन हॉकिंस आ रहे हैं, तो इनके साथ में जो अलग अलग विद्वान आ रहे हैं वो प्रभाव छोड़ रहे हैं अपना। तो यहाँ पर देखो यूरोपीय प्रभाव से क्या होता है चित्रकला में बदलाव। मरियम एवं शिशु यीशु का चित्र बनता है, पंख वाले देवदूत का चित्र बनता है, गरजते बादलों का चित्र बनता है और ईसाई संतों का यहाँ पर चित्र बनता है। हम देख रहे हैं कि अबुल हसन जो अभी हमने पढ़े वो किस तरह से सेंट पॉल का यहाँ पर चित्र बना रहे हैं, हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखिए कि जहांगीर के चित्रकार दौलत ने अपने सभी चित्रकारों एवं स्वयं का चित्र भी बनाया था। तो यहाँ पर देखो दौलत के अंदर क्या योग्यता है कि भाई वह स्वयं का पोर्ट्रेट भी बना सकता है, स्वयं का चित्र तो बना ही सकता है और किसी व्यक्ति का हूबहू वैसा चित्र वह बना सकता है। अब जहांगीर ने बिशन दास जो कि उनके एक अन्य प्रमुख चित्रकार थे, इनको फारस के शासक शाह अब्बास फर्स्ट के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा। बिशन दास ने शाह अब्बास और जहांगीर दोनों का एक दूसरे के गले में हाथ डालते हुए चित्र बनाया, जिनके पैर के पास ग्लोब यानी कि पृथ्वी का चित्र बना हुआ था। तो यहाँ पे देखो बिशन दास को उन्होंने भेज दिया फारस, ईरान। अब यहाँ पर जहांगीर उनके साथ नहीं गए, फिर भी उसके बाद में बिशन दास की इमेजिनेशन पावर देख लो आप कि उसने सिर्फ ध्यान में रखकर जहांगीर का चित्र वैसा ही बना दिया जैसा जहांगीर दिखता है और बिल्कुल ऐसा बना दिया कि कोई सोचेगा कि भाई सच में कभी ये हाथ डालकर खड़े रहे होंगे अपनी फ़ोटो बनवाने के लिए, और उनके सामने उनके पैर के पास में दुनिया का जो ग्लोब है, नक्शा है, उसको रख दिया और ये बताने का प्रयास किया कि ये दोनों भाई लोग मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए जहांगीर ने फारूक बेग को बीजापुर के आदिल शाह के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा। किसको? फारूक बेग को। तो ये कला और संस्कृति का न केवल ये संरक्षण कर रहे हैं बल्कि ये उनका प्रसार भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो जहांगीर के शासक बनने से पहले आका रीजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला का निर्माण वह करवाता है आगरा में। और शाहजहाँ के समय पर चित्रकला की बात करें तो शाहजहाँ का जो ध्यान था वह चित्रकला की तुलना में स्थापत्य के ऊपर था। फिर भी हम देखते हैं कि इस समय पर थोड़ा बहुत प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वो क्या प्रभाव मिलता है? तो चित्रकला की तुलना में स्थापत्य कला का विकास अधिक हुआ, चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव बढ़ा, सूफी रहस्यवाद भी हमें चित्रों में देखने को मिल रहा है और चित्रकला में अलंकरण की भी वृद्धि देखने को मिलती है और प्राकृतिक रंगों के स्थान पर सोने चांदी के पानी का प्रयोग यहाँ पर करने लगे थे। इससे चित्रकला और भी अच्छी और चमकदार हुई। प्रमुख चित्रकारों की बात करें शाहजहाँ की तो फ़कीरुल्लाह और हाशिम। यहाँ पर कौन? फ़कीरुल्लाह और हाशिम किसके चित्रकार थे? शाहजहाँ के। तो भैया इसके दो ही चित्रकार हैं, फ़कीरुल्लाह और हाशिम, इनको आपको ध्यान रखना है। फिर औरंगज़ेब को देखिए, तो औरंगज़ेब के समय पर चित्रकला की बात करें तो कट्टर धार्मिक नीति के आधार पर इन्होंने चित्रकला को प्रतिबंधित किया, क्योंकि औरंगज़ेब चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। अब ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि अकबर के काल में भित्ति चित्रकला जो फ्रेस्को पेंटिंग है इसकी शुरुआत होती है। ये क्या होती है? दीवारों पर चित्रकारी करना, ये कहलाती है भित्ति चित्रकला। आपने अक्सर देखा होगा जो पुराने ज़माने के गांव के घर होते थे उनकी दीवारों पर आपको डिज़ाइन बनती हुई दिखेगी, अजीब अजीब से चित्र देखने को मिलेंगे। या फिर कभी आप आदिवासी म्यूजियम जाओगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि जो पुराने ज़माने के घर होते थे उनमें इस तरह के भित्ति चित्र कलाकारी की जाती थी, उन्हें भित्ति चित्र या फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जहांगीर के काल में चित्रों को डेकोरेटेड यानी कि मार्जिन का प्रयोग बहुतायत से होने लगा। डेकोरेटेड मार्जिन का प्रयोग काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ा किसके काल में? जहांगीर के काल में। अब चित्रकला भी हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर संगीत कला को क्यों छोड़े भैया? तो संगीत कला भी हम देखें तो बाबर और हुमायूं के समय पर संगीत कला का तो कोई विकास होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों गाने में नहीं बजाने में लगे रहते हैं और युद्ध करने में ये ज़्यादा समय इनका जाता है। संगीत कला की व्यवस्थित शुरुआत अकबर के काल से होती है और अकबर
स्वयं नगाड़ा बजाता था। इसके बाद में देखिए जो अबुल फजल है, अबुल फजल लिखता है कि अकबर के समय कुल कितने 36 गायक एवं संगीतकार थे। और हम देखते हैं कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे कौन, तानसेन थे। और तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार और गीतकार थे। यहाँ पर तानसेन एक बेहतरीन गायक थे और कहते हैं कि इनका जो राग मल्हार है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। अब यहाँ पर देखिए तानसेन, बैजबक्स, हरिदास, रामदास, लाल कुलवंत, बाज बहादुर जो कि मालवा का शासक था, पहले अकबर के सेनापति ने इसको पराजित कर दिया। जब इसकी पत्नी जो रूपमती वह मर जाती है तो उसके बाद में जो बाज बहादुर रहता है, अकबर उसको उसका राज्य लौटा देता है, उसको सामंत की तरह बना देता है और फिर बाज बहादुर को अपने प्रमुख संगीतज्ञों में स्थान देता है। अब जो लाल कुलवंत है, तो लाल कुलवंत ने तानसेन को गायन की कुछ शैलियाँ सिखाई थी। बेजू बाबरा अकबर के काल का है और ये दरबार में नहीं रहते थे, एक प्रमुख गायक थे। और तानसेन और बेजू बाबरा के गुरु दोनों एक ही थे। कौन थे? उन दोनों के गुरु एक ही थे और स्वामी हरिदास उनके गुरु थे। हालांकि तानसेन जो है वह मोहम्मद गियास बेग से भी काफ़ी प्रभावित थे और उनसे भी उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था। अब अकबर ने तानसेन को रीवा के शासक रामचंद्र से प्राप्त किया था। जब अकबर को पता चला कि भाई रामचंद्र के दरबार में एक ऐसा गायक है जिसकी गायकी में सीधे भगवान बसते हैं और जिसको सुनने के बाद में बस मन भर जाता है, तो यहाँ पर अकबर रामचंद्र से प्राप्त करते हैं और अकबर तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि देते हैं। क्या देते हैं? कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि स्वामी हरिदास भारतीय संगीत के गुरु थे। किसके? तानसेन के। और मोहम्मद गौस फारसी संगीत के गुरु थे। मोहम्मद गौस को ग्वालियर में दफनाया गया और तानसेन की इच्छा अनुसार उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भी ग्वालियर में दफनाया गया। तानसेन के प्रमुख रागों की बात करें तो दरबारी कान्हड़, मियाँ का मल्हार और मियाँ की तोड़ी जैसे उनके कुछ प्रमुख यहाँ पर राग थे। अब अकबर के काल में ध्रुपद गायन की 4 शैलियों का विकास होता है। कौन सी 4 शैलियाँ? पहली थी डागुर बाणी, फिर दूसरी थी गोहर बाणी, फिर खंडार बाणी और चौथी यहाँ पर आगे हम देखेंगे जो मुझे अभी ध्यान नहीं है और मैंने यहाँ लिखा भी नहीं। पहली थी डागुर बाणी, दूसरी थी गोहर बाणी और तीसरी थी खंडार बाणी। अब अकबर के काल में दरबारी संगीत का काफ़ी विकास हुआ था। अकबर के काल में दरबारी संगीत का काफ़ी विकास हम देखते हैं और जहांगीर के समय पर संगीत के विकास की बात करें तो बिलास खां, छतर खां, शौकी जो कि गज़ल गायक थे, ये प्रमुख संगीतकार जहांगीर के काल में हमें देखने को मिलते हैं। जहांगीर ने बिलास खां को अपना प्रमुख गायक घोषित किया था और जहांगीर ने शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। किसको? शौकी को। अब शाहजहाँ के काल में हम बात करें तो शाहजहाँ स्वयं एक अच्छा गायक था और शाहजहाँ लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि देता है। क्या देता है? गुण समुद्र। और लाल खां ही शाहजहाँ का प्रमुख गायक था। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के समय पर संगीत कला का पतन हो गया। इसने दरबार में स्थित सभी कलाकारों को दरबार से निकाल दिया। औरंगजेब स्वयं एक अच्छा वीणा वादक था। औरंगजेब द्वारा कलाकारों को निष्कासित करने पर ये कलाकार अन्य रियासतों में संरक्षण प्राप्त करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप मुगल शैली का तो पतन होता है, लेकिन यहाँ पर मुगल शैली और स्थानीय शैली के समन्वय से नई क्षेत्रीय शैलियों का यहाँ पर विकास होता है। और यहाँ पर औरंगजेब के काल में संगीत पर पाबंदी होने के बावजूद हम देखते हैं कि मान कुतूहल नामक संगीत ग्रंथ का फ़कीरुल्लाह ने राग दर्पण नाम से फारसी अनुवाद किया। किसका? मान कुतूहल नामक ग्रंथ का फ़कीरुल्लाह ने राग दर्पण नाम से अनुवाद किया फारसी में। औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में नृत्य और संगीत का विकास हमें देखने को मिलता है और मोहम्मद शाह स्वयं एक अच्छा नर्तक था और इसके दरबार में कुछ प्रमुख कलाकार रहते थे, सदारंग और अदारंग। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मुगल
स्थापत्य शैली हो, चित्रकला हो या फिर अन्य कलाएं हों, उनका पतन हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा मजबूत शासक नहीं होता है जो इन कला शैलियों को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने फटाफट समझने का प्रयास किया मुगलकालीन चित्रकला और मुगलकालीन संगीत कला। वीडियो के आखिर में बस इतना ही। जब आप अपने मित्रों का चयन करें तो चरित्र के स्थान पर व्यक्तित्व को न चुनें। ये ना देखें कि उसके पास कितना पैसा है, ये ना देखें कि वो कितना फैशनेबल है, कितना स्मार्ट है या फिर कितना मॉडर्न है। ये देखें कि उसका कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि कैरेक्टर लंबे समय तक चलता है और फैशन हो या पैसे हो, ये लंबे समय तक नहीं चलते हैं। अगर चले भी तो फिर आप ऐसे लोगों के साथ लंबे समय तक नहीं चल पाते। इसीलिए कैरेक्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। चरित्र को देखें। एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के साथ में जब आप दोस्ती करते हैं तो आप न केवल एक अच्छी दोस्ती को एंजॉय करते हैं, बल्कि गलत राह पर जाने की भी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।